कमोबेश इस 8-10 सालों के अंदर जो मैंने ट्रेडिशनल पेंटिंग की, उसकी टेक्निक से मैं बहुत प्रभावित था, लेकिन सब्जेक्ट विषय वस्तु जो थी वो एक्चुअली मार्केट के हिसाब से काम करते थे। तो एक ही पेंटिंग 10 पीस कर दो, 20 पीस कर दो, 50 कर दो, तो वो एक बोरिंग काम था। एक बार पेंटिंग बनती, उसके बाद में दूसरी बार उसको सेम पेंटिंग बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन लोग बनाते थे, वो इतने स्किलफुल होते थे, तो अपने बस की बात नहीं थी। इसमें क्या है कि एक्चुअल में अपनी जो ट्रेडिशनल पेंटिंग का जो टेक्निक है, जो ग्वाश एंड टेम्परा, ये एक टाइम पर पूरे विश्व में यही विधा थी। यूरोप में क्या हुआ कि जब तक तेल रंग नहीं आया, तेल रंग का जब तक प्रचलन नहीं हुआ, तब तक यही चीज चलती थी। उसके बाद उनके यहाँ तेल रंग आया, तेल रंग में बहुत काम हुआ उनके, लेकिन हमारे यहाँ उस चीज को इतना रिफाइंड करते करते, मैं ट्रेडिशनल पेंटिंग की इसलिए बढ़ाई कर रहा हूँ अब, क्योंकि उस वक्त की सबसे ज्यादा क्रिएटिव अगर किसी चीज को माना जा सकता है पेंटिंग में, तो वो थी इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग। जिस जमाने में यूरोपियन आर्टिस्ट 3D बना रहे थे, जैसा सामने है पोर्ट्रेट बना रहे हैं, उसका लाइट एंड शेड के साथ में 3D इफेक्ट दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसी टेक्निक के अंदर आर्टिस्ट स्केच करता था किसी भी, चाहे शिकार की पेंटिंग हो, चाहे पोर्ट्रेट हो, चाहे कुछ हो उसका, और उसके बाद में उसको सिंप्लीफाइड करता था, फिर उसका खाका तैयार करता था, लाइन ड्राइंग लाइन बेस्ड होता था, और फिर उसके बाद में उसमें कलरिंग करते हुए धीरे धीरे लाइन से वो फिनिश करता था। और जब यूरोपियन आर्टिस्ट 3D में काम कर रहे थे, हमारे यहाँ 2D में काम होना शुरू हो गया था, जो 19th सेंचुरी में वो लोग करने शुरू किया। लेकिन हमारी पेंटिंग क्योंकि इंडिया था, इसलिए थोड़ा सा हीन भावना। आनंद कुमार स्वामी ने इसको काफी कुछ आगे बढ़ाया और उन्होंने हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग को एक महान चित्र शैली के रूप में स्थापित किया। और जब ऑयल कलर आया, मतलब मैं एक यहाँ बात करना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिशन तो ठीक है, टेक्निक चल रही है, आज ऑयल को भी 200 साल के करीबन हो गया है, वो भी ट्रेडिशन ही हो गया, लेकिन उसके अंदर कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए। जबकि हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग की बात करते ही, ट्रेडिशनल टेक्निक की बात करते, लघु चित्रण की बात करते ही, वही राधा कृष्ण दरबारी वही उसी की कॉपी करने की सोचते हैं, उससे शायद आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन कुछ आर्टिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कुछ ने टेक्निक को लेके किया, कुछ ने उनके उसके जो मोटिव जो थे, जो सिंबल्स थे, जो फिगर्स थे, उनको कंटेम्परेरी उसके तरीके से बना के और अपनी पेंटिंग में सृजित किया। इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण मैं अभी लेटेस्ट, अभी ए रामचंद्रन की डेथ हुई बस कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, 1 महीना हो गया। ए रामचंद्रन सबसे ज्यादा प्रभावित थे हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स से, और उनकी पेंटिंग्स में 1-2 पेंटिंग है मेरे पास, मैं बताता हूँ आपको। उसके अलावा हमारे एम के शर्मा सुमेंद्र, उनके फादर, ललित शर्मा, शैल चोयल और समदर सिंह, नाथुलाल वर्मा, ये बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो उस मेथड के अंदर अपनी न्यू सृजनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे सुमेंद्र जी कंटेम्परेरी सब्जेक्ट लेते थे कई बार, चाहे वो किशनगढ़ शैली में उसको करते थे, लेकिन सब्जेक्ट कंटेम्परेरी होता था, नवीन सब्जेक्ट होता था। जैसे शैल चोयल है, शैल चोयल का एक सब्जेक्ट, मतलब उनका मीडियम जो है वो ऑयल या एक्रेलिक होता है, लेकिन प्रभावित है वो ट्रेडिशनल पेंटिंग से, वो कमल के फूल और उनका गाय कृष्ण, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया उन्होंने अपनी स्टाइल में। इसी तरह से ललित शर्मा को देखेंगे, ललित शर्मा के भी वही पहाड़, वो सब वो आर्च और उसके साथ में, लेकिन सारे कंपोजिशन न्यू है। उनकी टेक्निक ट्रेडिशनल नहीं है, लेकिन उनका एक सब्जेक्ट मैटर ट्रेडिशनल से रिलेटेड, उसको लेकिन कंटेम्परेरी उसके अंदर उन्होंने सृजित किया। इसी तरह से हम देखते हैं तेज सिंह का बहुत बढ़िया काम, हालांकि मेरे को उनका काम मिला नहीं, मुझे उदयपुर के थे, वो बहुत बढ़िया काम करते थे।
बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने, और MS यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे गुलाम शेख, उनकी कभी पेंटिंग देखने का मौका मिला है नहीं मिला, आप देख सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा जो कलर स्कीम और जिस तरह से उसे सपाट रंगों के साथ में मिनिमम उसके साथ में जो डिस्प्ले करते थे अपने क्रिएटिव फॉर्म्स को, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हाँ, तो ऐसे करके मतलब उस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमने ट्रेडिशन से, हमने ही नहीं पूरे विश्व के आर्टिस्टों ने ट्रेडिशन से लेके बहुत कुछ आगे तक आगे बढ़े। हमारे यहाँ आज भी ट्रेडिशनल का नाम लेते ही क्यों सोचते हैं कि नहीं यही चीज सर्वोपरि, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो माहौल ही नहीं है। अब आज दरबार की पेंटिंग या किसी राजा रानी की पेंटिंग को तो राजा रानी कहाँ है, तो हम क्यों ना वो एक्सरसाइज करें कि जिससे हम उस टेक्निक को भी जिंदा रखें और कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट को भी प्रोड्यूस करें। तो ये एक्सरसाइजेस करने की बहुत जरूरत है, और मेरे को लगता है कि हमारी जो ये गॉश जो टेक्निक है, इसको गॉश या टेम्परा भी बोलते हैं कुछ लोग, इस टेक्निक को हमें लुप्त नहीं होने देना चाहिए, लेकिन कंटेम्प्रेरी विषय वस्तु के साथ में इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं वीरेंद्र बनर्जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पेंटिंग के रेस्टोरेशन, जो पुरानी पेंटिंग खराब हो जाती थी, इनके फादर वेदपाल बनर्जी वो बहुत सिद्धस्त कलाकार थे, तो टेक्निक को वो ज़्यादा मुझसे ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे। उस विधा के ऊपर कुछ बात करें, और फिर साथ में जो प्राकृतिक और जो ये स्ट्रॉन्ग कलर्स जो ये मिनिएचर के लिए तैयार होते हैं, उनमें से कुछ अपनी विधा के बारे में बात करें। धन्यवाद संदीप जी, हर्षिव जी का धन्यवाद। हर्षिव जी ने पूरी यात्रा बताई, लेकिन मेरे फादर के बारे में बताना भूल गए। बहुत सारे लोगों में से बन्नू जी ने मिनिएचर का चेहरा चेंज किया है, और बन्नू जी की वजह से मिनिएचर का मार्केट बना जगह। तो ये आपने पता नहीं किस जमाने में आपने सीखा और किस जमाने में आपने छोड़ा। खैर, आपने नाथूलाल जी तक का नाम लिया, और नाथूलाल जी कोई ट्रेडिशनल आर्टिस्ट या मिनिएचर आर्टिस्ट नहीं रहे, वो बनाते थे, वो भी मिनिएचर भी बनाते हैं, मिनिएचर भी बनाते हैं। खैर, मनु जी ने इसको मिनिएचर आर्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया, और उन्होंने बताया कि कैसे मिनिएचर को या ट्रेडिशनल आर्ट को हम यूज़ करते हुए हम इसको एक नया कंटेम्प्रेरी रूप दे सकते हैं। उन्होंने जो नायिकाएँ बनाई उस समय, वैसी नायिका भी नहीं बनती थी। उन्होंने जो इंडियन कलर्स को यूज़ किया, वैसे कलर्स को यूज़ नहीं करता था उस समय, और वो सब उनको कहाँ से मिला, उनको रेस्टोरेशन उन्होंने बहुत किया, 30 साल तक रेस्टोरेशन किया। और उस समय तक बन्नू जी केवल एक ही व्यक्ति थे पूरी दुनिया में जो इंडियन पेंटिंग को रेस्टोर कर सकते थे। तो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम और विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम से वहाँ का डायरेक्टर खुद चलकर आए देखने कि ये आदमी खुद काम कर रहा है, या कैसे ये इतना अच्छा कैसे बना सकता है कि म्यूजियम की सारी जो हमारी मशीन से उनसे पेंटिंग पास होकर जाती है, और हम लोग पता नहीं लगा पाते कि रेस्टोर पेंटिंग किस जगह से हुई है। और फिर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम से डॉक्टर कैरीवेज थे जो वहाँ के डायरेक्टर थे, वो मिसेस जैकलिन कैनेडी को लेकर आए, और जब उन्होंने फादर का काम देखा इतना मॉडर्न है, तो उन्होंने पूरी एक किताब उन पर पब्लिश की है सेकंड पैराडाइज के नाम से। और सेकंड पैराडाइज जब मतलब छपकर आई हिंदुस्तान में, उसके बाद से मिनिएचर का एकदम चेहरा चेंज हो गया। लोगों को लगा कि मिनिएचर ऐसे भी बने जा सकते। और रेस्टोरेशन का काम से उनको एक फ़ायदा ये मिला कि 1972 में जब मेरे फादर गए, तब तक वो मिनिएचर्स कोई बड़ी मिनिएचर्स बनाते थे, लेकिन एक्चुअल जैसी मिनिएचर बनती है वैसी बनाते थे। तो उनकी मिनिएचर को किसी ने ओरिजिनल कहकर विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम वालों को भेज दिया था। तो जब मेरे फादर और मदर वहाँ गए लंदन, तो उनके सामने वही पेंटिंग उन्होंने रखी। डायरेक्टर ने कहा, देखो हमारे पास कितना बढ़िया कलेक्शन है आपके यहाँ से, हिंदुस्तान से कितना बढ़िया पेंटिंग हमारे पास आती है। तो
मेरे फादर का, मेरे मदर को मुँह देख रहे थे, मदर मेरे फादर देख रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि पेंटिंग तो हमने बनाई, ये पुरानी है ही नहीं, लेकिन कह नहीं सकते थे। तब उसके वहाँ से लौट आने के बाद डैडी ने सोचा कि जो मैं काम करूँगा तो ऐसा काम करूँ कि मैं अपना साइन कर को मैं ऐसे बेचूँ कि ये पेंटिंग मेरी है। उससे पहले किसी मिनिएचर आर्टिस्ट की साइंड पेंटिंग नहीं दिखती थी कभी भी। और उस जमाने में मेरे फादर ने 12 मासा बनाया था, उस 12 मासा का 36 लाख रुपए मिला था, जो उस समय की एक हाईएस्ट ऑक्शन प्राइस थी किसी भी इंडियन मिनिएचर की। मतलब पुरानी मिनिएचर भी इतनी मतलब कीमत की नहीं मिलती थी। तो रेस्टोरेशन जब उन्होंने किया तो विभिन्न शैलियों को उन्होंने देखा, कांगड़ा की क्या विशेषता है, मुगल की क्या विशेषता है, और हमारी जयपुर की शैली क्या विशेषता है, कोटल की शैली क्या विशेषता है। तो रेस्टोरेशन करने से पता लगता है उन्हें। तो कांगड़ा की शैली से उन्होंने लिया, उनका जो कलर स्कीम है, जो सॉफ्ट कलर स्कीम है, वो उनके कांगड़ा की कलर स्कीम से आई। जो इंट्रिकेट वर्क जो आया उनका मुगल शैली को देखकर उनसे इंस्पायर हुए। उनके आँख और बाल और हाथ पाँव बनाने का तरीका था, वो उन्होंने किशनगढ़ स्कूल से इंस्पायर हुए। तो उन सब शैलियों को मिक्स करके उन्होंने जो अपना काम किया। फिर और अभी जो हम जानते हैं बन्नू शैली, आप बन्नू जी की शैली के नाम से आप पूछेंगे पगड़ियाँ हैं कि बन्नू जी की, तो बाजार में बहुत सी पगड़ियाँ दिखाएंगे जैसी फादर ने कभी बनाई थी। बन्नू जी की जूतियाँ हैं क्या, तो उनके नाम से बिकती है वो चीज़ें। तो इस तरह उन्होंने मतलब रेस्टोरेशन वाला जो एक्सपीरियंस है उसको अपने नया क्रिएटिव पेंटिंग करने में यूज़ किया। और आज भी जो कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, और अभी तक शायद बहुत से लोगों ने देखा नहीं है, तो हमारा जो विषय था समसामयिक कला का, तो कलर्स मेरे सारे वही हैं, और पेपर और टेक्निक्स सब वही है, लेकिन सब्जेक्ट्स मेरे सारे नए हो गए हैं। अभी 2 महीने पहले सामना एक न्यूज़पेपर है, बॉम्बे से निकलता है, उसमें मेरी पेंटिंग छपी थी जिसमें एम्बेसडर लाल कार है, उसमें नायिका आगे से ड्राइव कर रही है और नायक पीछे आराम से बैठा है, और टोटल मिनिएचर स्टाइल में बनाई थी। वो अभी इलाज में की जो लड़की है उन्होंने खरीदी वो जिस दिन पेंटिंग मेरी उसमें सामना में छपी थी, तुरंत उसी दिन फ़ोन आया कि ये पेंटिंग कहाँ है आपके पास है, तो बोले बुक कर दो, मैं ही लूँगा। तो इस तरह की मैं नए सब्जेक्ट बना रहा हूँ, मेरी चीज़ें वही है, पेपर वही है, टेक्निक वही है, कलर वही है, लेकिन उसको हम बिल्कुल नए तरीके से कहेंगे। बात गला हमारा वही है, दिमाग वही है, लेकिन वो बात कहने का तरीका, लहजा चेंज हुआ है। इस तरह हम उसको चेंज कर रहे हैं। और अभी कल शायद मौका मिला तो आपको किस तरह की कुछ पेंटिंग्स आपको मैं दिखाऊंगा जो हमारी और हमारे परिवार की है, तो उससे पता लगेगा कि ये किस तरह हम समसामयिक रूप में उसको लेकर आए एक ट्रेडिशनल आर्ट को। जी मैं आपने जो बातें बताई सब बहुत बढ़िया है। मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा रेस्टोरेशन की टेक्निक के ऊपर कुछ बात कहें। रेस्टोरेशन कैसे किया जाता है? टेक्निक हम करेंगे। क्या चीज़ उसमें देखिए, कलर खराब हुआ, कलर के बाद में नीचे गया, लेयर खराब हुई, उसके बाद में नीचे पेपर, बिल्कुल पेपर में भी होल हो गया, बिल्कुल आर पार हो गया। अब आपने क्या क्या चीज़ें प्रोसेस में ला करके कागज़ को किस तरह से क्या ट्रीट करके आप उस जगह पर लगाते हैं या पैचिंग करते हैं, किस तरह से वो चीज़ की जाती है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। आपने संदीप जी जो विषय दिया है, ये विषय कई दिनों तक खत्म नहीं होगा, इतना लंबा नहीं, कई दिनों तक खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं आज नहीं, आप इनमें इंटरेस्ट लगाना चाहता हूँ कि बेसिक तरीके की बात की, अगर रेस्टोरेशन किसी चीज़ का करना है, रेस्टोरेशन सीखना बेसिक थोड़ी होगी। मैं सिखा थोड़ी रहा हूँ किसी को, नहीं, रेस्टोरेशन के बारे में बोलना हम किसी को सिखा नहीं रहे, हम किसी को सिखा नहीं रहे। मैं एक जनरल बात, अच्छा सपोज करो कि अभी कोई से भी कैसी भी पेंटिंग है, वो कहीं से भी खराब है और हमें उसको वहाँ से टचअप करके एक जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरे पास एक चित्र आया था, वो तभी 3-4 साल पुरानी बात है, कोरोना के आसपास की बात है, वो लेकर आया, उसमें तेल लग गया था कहीं से, तो बहुत पुराना, बहुत पहले का तेल लगा हुआ था। अब उसने कई आर्टिस्टों को जयपुर में दिखाया कि ऑयल जाएगा कैसे, और ऑयल को वहाँ से गायब करना नामुमकिन और आधे तक आ गया था। मैंने कहा मैं इसमें देखूंगा कि अगर वैसे ये होता है कि नहीं होता।
तो उसमें वो आज आप सबको ये राज बता रहा हूँ कि मैंने उसको 2 कांच के बीच में सैंडविच करके छत पर छोड़ दिया कई दिनों तक, और वो धीरे धीरे वो तेल अपने आप एवापोरेट हुआ। पीछे की तरफ थोड़ा सा रह गया और सामने की तरफ जहाँ जहाँ उसमें हल्का सा दिख रहा था वो मैंने उसको मतलब वही वाले कलर्स लगा के कहीं गोल्ड लगा के उसको इनविजिबल सा करके पीछे हल्का सा रह गया था, लेकिन वो सनलाइट से मतलब इतने दिनों बाद उस पेंटिंग में सनलाइट देखी और इतने दिनों तक वो पड़ी रही, करीब 15 या 16 दिन तक वो ऊपर छत पर थी। वो मैं भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या पता इस तरह से तेल हो सकता है उड़ जाए, और वो हो गया। नहीं, वो अगर हर तरह से पेंटिंग बनी हुई है ओरिजिनल मिनिएचर करके तो आप उसको चाहे धूप में रख लो चाहे कहीं भी रख लो, वो कलर कभी फेड नहीं हो सकता। वो भी नहीं होगा, फिर प्लस उल्टा करके रखा था, केमिकल कलर नहीं होता, उल्टा करके रखा था। बारिश में सीलन आ जाती है, इस वजह से पेंटिंग खराब हो जाती है, उसमें जो तो पानी कैसे इफेक्ट आ जाते हैं वो दाग हो जाती है, उसको कैसे करेगा? वो पहले तो पेपर ही निकालना पड़ेगा और दूसरा पेपर लगेगा पीछे, नया पेपर। मतलब नया से मतलब है कि उसी ये वसली के अंदर उसी टाइम का लेयर्स उसी टाइम का कोई पेपर लगेगा। 3 लेयर का पेपर होगा या 5 लेयर का पेपर वसली होगा, बनती है तो 3 या 4 जो पेपर बनने पे काम होता है वो बना के बिल्कुल बना। डिफरेंट है। मिनिएचर में कलर जो है वो वाटर कलर की तरह कभी यूज नहीं किया जाता। आप पेंटिंग बना रहे हो, पहले तो आपको ग्राउंड बनानी है वाइट कलर की, उसके बाद में आप ड्राइंग करोगे, ड्राइंग करके धरावट करोगे, धरावट करने के बाद में फिर उसकी धुलाई करोगे, और वो सारा प्रोसेस करने के बाद में उसकी धुलाई वगैरह करने के बाद में फिर ज्वेलरी बनाओगे, उसकी ज्वेलरी बनेगी। तो ज्वेलरी के अंदर थोड़ा सा उभार दिखना चाहिए, उठाव दिखना चाहिए, इसलिए वो सबसे लास्ट का पार्ट है। पेंटिंग करना और पेंटिंग किसी पुरानी टेक्निक को फॉलो करते हुए कोई चीज़ करना, उन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि आपको करना क्या है। आज आप जो पेंटिंग बना रहे हो, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपनी बेसिक की पेंटिंग को कन्वर्ट कर दो मिनिएचर की टेक्निक में। डजंट मेक एनी सेंस आप कैनवास काम में ले रहे हो कि पेपर काम में ले रहे हो कि आप वॉल में बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑयल कलर यूज़ कर रहे हो, एक्रेलिक यूज़ कर रहे हो, लेकिन देखने से पता लगना चाहिए। और जो मिनिएचर कर रहे हैं या मिनिएचर में किसी भी तरह की कॉपी कर रहे हैं, तो वो पेंटिंग देखने से पता लगना चाहिए कि इसने बूंदी स्कूल को काम में लिया है, कि कोटा को काम में लिया है, कि उदयपुर को काम में लिया है, कि जयपुर स्कूल को काम में लिया है। वहाँ वो आइडेंटिफिकेशन होगा तो आपकी पेंटिंग की वैल्यू कुछ होगी। यहाँ मेरा सवाल हाँ, वो सवाल अलग था। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जहाँ से डैम्पनेस आ गई है और ये तो असली हमेशा 2 या 3 पेपर की बनती है, तो जो सबसे लास्ट का पेपर होता है उसको निकाल दिया जाता है और ऊपर वाले जो कलर्स हैं उसको हल्का हल्का रेगमाल लगा के रब कर दिया जाता है जहाँ पर वो डैम्पनेस है। फिर उसको सूखने को छोड़ दिया जाता है, उसको सूखे बाद फिर सेम कलर्स लगा के और सेम उसको वैसा का वैसा ही ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उतनी उसकी लेयर बनानी पड़ती है। जैसा चेहरा वहाँ बना है वैसी चेहरे को आप बना दीजिए इधर, लेकिन वो फोर्स वैसा ही होना चाहिए। अगर वो फोक स्टाइल में बना तो फोक में आपकी ब्रश वैसी चलनी चाहिए जैसी उसमें चली। और वो कलर्स मेरे अपने पास सब वही हैं जो पहले यूज़ हुए और पेपर वही हैं जो पहले यूज़ किए हैं, तो उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। कोई सी भी मशीन में डाल दोगे आप, वो उसका पीरियड वही बताएगी। जैसे आपने जो धूप में सुखाने वाली टेक्निक बताई, उससे क्या फंगस से फंगस का धूप से कोई लेना देना वो केवल ऑयल पार्ट का है। वो तो ऑयल अगर किसी तस्वीर पे ऑयल गिर गया है तो केवल आपको वो पहले तो ऑयल को निकालना, और ऑयल को निकालने का कोई तरीका नहीं है। उसको मैं मंडावा के अंदर जैसे आर्ट कॉलेज से पास आउट हुआ तो ट्रेडिशनल आर्ट का टीचर उन्होंने बनाया मुझे। वहाँ एक नंदलाल बोस स्मृति में इंस्टीट्यूट खोला गया था उस समय। कृपाल सिंह जी डायरेक्टर थे, मैं ट्रेडिशनल आर्ट के लिए वहाँ टीचर नियुक्त। अब सब एक साथ ही रहते थे। कृपाल सिंह जी खुद अपनी पेंटिंग्स वहीं बनाते थे नीचे बैठ के। हम लोग कभी कभी नमकीन भी आया तो नमकीन का कोई दाना उस पर गिर गया और वो ऑयल स्पॉट हो जाता था, तो हम बड़े घबरा जाते थे। गुरु जी हो गया, चिंता मत करवा, थिनर रखते थे साथ में। थिनर की एक हुई थी, थोड़ा सा लगा साफ। तो कई बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो एक्सपेरिमेंट जिसने किया उसको तो पता है कि और बाकी किसी को पता है।
लोगों को सफाई करते नहीं है। हाँ, रेस्टोरेशन तो हर बार एक जो चैलेंज होता है, रेस्टोरेशन जब भी करेंगे हर हर बार एक पेंटिंग के लिए चैलेंज अलग होता है। है कि आपको उसमें उस समय किस मूड में राधा बनाई होगी, तो आपको अगर वो राधा को आधी खराब हो गई उसको पूरी करनी है तो आपको सेम मूड और सेम लाइन सेम थॉट से काम करना पड़ेगा। तो बहुत चैलेंजिंग जॉब है और इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत लेंथी विषय है। इसीलिए ये इसमें बहुत ज़्यादा कलाकारों ने काम किया भी। काम किया भी नहीं है रेस्टोरेशन में, बहुत कम लोगों जो ने काम जो किया। किया वो कुछ एक सेलेक्टेड आर्टिस्ट है और उनके अंदर टॉप नॉच नाम है। रेस्टोरेशन का तारीफ ही ऐसा है अब इसकी पेंटिंग है बहुत curious है। इसी काम की वही अब ये कार्यक्रम हुआ पंजाब वाला मुरारी जी के टाइम पे स्वर्ण मंदिर वाला, जो भी कुछ वहाँ पे खराब हुआ था, हरमिंदर साहब के ऊपर वाले फ्लोर के अंदर कुछ पेंटिंगें खराब हो गई, बुलेट लगी तो चूना भी बाहर आया। अब उस सरफेस को भी ठीक करना है और पेंटिंग भी दोबारा बनानी है। वो कार सेवा के नाम पे हमको लेकर के चले गए आर्ट स्कूल के अंदर। वो सबको कह के रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं। पहुँच जाएगा क्या पता वापस आएंगे लेकिन पापा ने कहा कि यार छोड़ो, अपन तू चल मेरे साथ। फिर एक भानु करके आर्टिस्ट होगा, तो भानु जी आपके साथ मिसाल से आपके साथ वो भी तैयार हो गया। तो हमारे को रात को 11 बजे से 2 बजे तक काम करना था। फौज सैनिक रेस्ट हाउस में हम ठहरे हुए, वहाँ से हमको फौज लेके जाती थी, वापस आके छोड़ देती थी। बाकी कमरे पर खिड़की में नहीं खुल सकते थे क्योंकि देखते गोली मार देने के आदेश थे। अब वहाँ पे जो रेस्टोरेशन हमने किया, रात को काम करके हम करके वापस से गेस्ट हाउस में रहते थे। दिक्कत हुई लास्ट डे 11 जून को, ये बाबा संता सिंह ने जो कोई वहाँ पे इवेंट किया और भीड़ आई। वो सारे के सारे लोग पेंटिंग को नहीं देखेंगे, तब तक तो कमरा छेता है गायब पास अल्लाह मचा दिया, किससे ठीक करवाया, ये क्या किया है। कुछ विरोध के तरीके से उन्होंने ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश करी। फौज ने जैसे ही एक्शन लिया तो वो जो स्वर्ण मंदिर से लेकर के इधर तक का जो वो पैसेज है ना, उसके अंदर से कई लोग तो पकड़ियाँ सरोवर में फेंक करके भागे वहाँ से कि भैया तो गड़बड़ कर देंगे, अगर ज़्यादा चिल्लाएंगे तो। बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ। रेस्टोरेशन के लिए वहाँ भी यही दिक्कत थी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो उठाओ बना है वो बन गया। एक वो स्पेशलाइज बंदा लेके गए थे जयपुर से, जिसने उस चूने की स्ट्रेंथ के अनुसार चूना तैयार करके दिया। वो वहाँ पे लगाया, उसके सूखने का इंतज़ार किया, ग्राउंड तैयार करी, वो सारे काम करके फिर बाद में काम किया उसका। मैं किताबी बातों के से ज़्यादा टेक्निक पे बात करने की ज़रूरत महसूस करता हूँ। आज की तारीख के अंदर जब तक इस चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं होगा, लोगों को ये पता लगेगा ही नहीं। जैसे अभी आपको ऑयल के बारे में पता लग गया, 2 चीज़ें कि थिनर भी काम में लिया जा सकता है और धूप में भी सुखाया जा सकता है। ये किताब में नहीं मिलने वाला। आशीष सर, आपसे सवाल है, आप आर्ट कॉलेज में रहे हैं, 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक हमारा मिनिएचर का एक बहुत बढ़िया पीरियड रहा है, जिसमें बहुत काम हुआ। ये कहते हैं स्वर्णिम काल रहा, लेकिन बाद में जो भी कारण रहे और, लेकिन आर्ट कॉलेजेस जब से आए, पहले जो स्कूल थे मिनिएचर्स के, जो भी स्कूल्स थे, वो लोग मिनिएचर को संभाल रहे थे और आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जो ही आर्ट कॉलेज खुले ब्रिटिश काल में, इन्होंने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई, जैसे कि आप भी आर्ट कॉलेज के टीचर रहे हैं नहीं, और वहाँ आपको नहीं लगता कि आज जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, जहाँ वो जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं, जहाँ का जो सिलेबस है वह पढ़ा तो रहे हैं राजस्थानी मिनिएचर, पहाड़ी मिनिएचर, मुगल मिनिएचर, लेकिन क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? प्रैक्टिकल में क्या आप एक भी प्लेट बनवा रहे हैं, है ना? हम कंटेम्प्रेरी नाम पे उस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं, है ना, और हम दबा देते हैं हमारे जो मूल जड़ें हैं ना, उनको हम छुपा देते हैं। आप इसमें क्या करना चाहिए? जिसके खेत में टमाटर उगते हैं वो टमाटर नहीं खाता। समझ रहे बात है ना, क्योंकि हमारे यहाँ इतना सारा हो चुका था। जैसे आर्ट कॉलेजेस खुले, आर्ट कॉलेजेस खोलने का श्रेय जाता अंग्रेजों को।
बिल्कुल। हाँ, इसमें ठीक है? होता है। और अंग्रेजों एक तरह से वो था पुनरुत्थान का। उस वक्त कुछ यहाँ की टेक्निक्स थी, वाटर कलर भी था, वाश भी था और ऑयल भी आ गया था। अब जैसे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो था उसको काम दिया अपने अजंता और इनका कॉपी बनकर, वो की नहीं की जो भी है, वो बहुत बड़ा काम था उन्होंने किया। लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट के लोग भी शामिल हो गए उसमें, क्योंकि 4 कॉलेज जो थे ना इन्होंने अंग्रेजों ने बनाए थे, इनके सबके अलग अलग वो थे। अंग्रेजों ने बहुत अच्छे तरीके से इस सबको जो हमारी ट्रेडिशनल थी सिलेबस में रखा गया था, उस वक्त सिखाया जाता था। और उसी पैटर्न पे स्कूल ऑफ आर्ट जो राम सिंह जी ने बनाया था, यहाँ भी वो सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, ट्रेडिशनल, इवन तारकशी और आपका गोल्ड स्मिथ वाला। सब्जेक्ट चलते थे आर्ट स्कूल के। और एक मैं जोरदार बात बताता हूँ आपको कि रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन का जो आज का सिलेबस है, वो सिलेबस 1934 के अंदर स्कूल ऑफ आर्ट में था, उसका सिलेबस मेरे पास। पर सरकारी तंत्र में जब जैसी चीजें आती है तो उसमें क्या होता है, एक्सपर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो ब्यूरोक्रेसी अपने आप को, नहीं इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, ऐसे करके मिनिमम करते करते 3 सब्जेक्ट रखे, पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड। आज की तारीख में ये बड़ी बात है कि इसमें क्या होता है कि सब हमारे जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट होते हैं, जो हमारा सीखने का तरीका है वो गुरु शिष्य परंपरा से सीखते हैं। हमारे 12 या 15 साल का बच्चा होता है, वो अपने गुरु के पास जाना चालू करता है, और 20-22 साल का, 19-20 साल का होते होते वो उस कला में पारंगत होने लगता है और वो काम करने लगता है, तो उसको स्कूल या कॉलेज अटेंड करने का टाइम नहीं मिलता। मेरे जैसे आर्टिस्ट बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने MA करके और फिर इसमें मिनिएचर आर्ट में, और जो MA नहीं है या मास्टर्स नहीं है या MFA नहीं है, BFA नहीं है, तो उसको सर्विस आपके यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में नहीं मिलेगी। अब ये उनको सोचना चाहिए कि अगर ये लोग इस तरह एलिजिबल नहीं है तो जो इसका मास्टर हो वो उसको हम एज एन एक्सपर्ट फैकल्टी बनाएं और हमारे यहाँ सब्जेक्ट चालू करवाएं। तो ये हमारा सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि पढ़ाई लिखाई से उसका लेवल नहीं देखें, उसका लेवल देखें, उसका काम देखें, उसकी मार्कशीट देखें उस फील्ड में, और उसको हमारे कैरिकुलम में शामिल करें, उसको एज अ फैकल्टी हम पे करें। अभी भी हमें कई जगह बुलाया जाता है, कई जगह डेमो देने के लिए बुलाया जाता है या महीने भर के लिए वर्कशॉप देने के लिए बुलाया जाता है। IICT में अभी मैं देखे आया 15 दिन के लिए, तो उनको पता लगा, उनको बच्चों को तो पता ही नहीं था कि ये आर्ट अभी भी कर सकते हैं, मिनिएचर अभी भी कर सकते हैं, म्यूजियम्स में देखते हैं, लेकिन उसको पता तो होना चाहिए बेसिक ये इतनी वैल्यूबल क्यों है। पहले क्या था कि इंडिविजुअल स्कूल या किसी भी जगह का, जैसे स्कूल ऑफ आर्ट की, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की बात करूँ तो राम सिंह जी के अंदर, मतलब जयपुर रजवाड़े के अंदर था वो, और वो जो चाहते थे वो चीज़ हो जाती थी। वहाँ अप्रोच करने की बात थी एक्सपर्ट्स की, और वो अपने पास एक्सपर्ट्स रखते थे। राजा ने कभी भी अपनी चीज़ नहीं थोपी, अपना दिमाग नहीं थोपा नहीं, उसने एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद ही किया, और इसीलिए इतना डेवलपमेंट उस वक्त तक मिलता हमें। चाहे हम वास्तुशास्त्र में, उसमें वास्तुकला में देख लें, आर्किटेक्ट में देख लें, चाहे किसी में भी देख लें, वो हमें आज एक विरासत इतनी, मतलब रिच विरासत मिलती है। आज हम कहते हैं कि 1947 के बाद में हमारे पास क्या विरासत है, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, वो न के बराबर है। तो ये जो चीजें हैं कि ये अब जैसे मैं आपकी यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊं कि BFA में ट्रेडिशनल पेंटिंग पढ़ाई जाती थी, एक सब्जेक्ट था, हमने रखा था उस वक्त, लेकिन 2002 में एक करिकुलम भेजा, मॉडल करिकुलम UGC द्वारा, और UGC ने उस सब्जेक्ट को ही खत्म कर दिया। लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? लोकल यूनिवर्सिटी जो उस सिलेबस को अप्लाई करवाती है कॉलेजेस में, तो उसमें जो कंपोजिशन सब्जेक्ट था उसके अंदर कुछ प्लेट्स वो रखी जा सकती। उन्होंने एक बात ब्रॉड वो दे दिया कि कंपोजिशन, प्रिंट मेकिंग, ये 4 सब्जेक्ट है आपके, स्टिल लाइफ वगैरह जो भी, तो उस कंपोजिशन में उसको 2 साल तक ट्रेडिशनल पेंटिंग, उसके बाद में आप अपने एक्सपेरिमेंट के साथ जो भी करना, तो बच्चे को वो, ये जिम्मेदारी हमारी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस में बैठते हैं उन सबकी जिम्मेदारी थी, मतलब हम सबकी, हमारे पूर्वज होंगे। तो वो वहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई है इसमें, जिस वजह से ये चीज नहीं आ पाई। जब भी यूनिवर्सिटी में हम लोग सिलेबस डिजाइन करते हैं तो मैं कई बार बात रखता हूँ, लेकिन वहाँ घूम फिर के बाकी जो सभी मेंबर्स होते हैं तो यही बोलते हैं पढ़ाएगा कौन,
मिनिएचर शुरू तो कर देंगे, हाँ। फिर पढ़ाएगा वो। मेरा हमेशा उनसे सवाल होता है कि यार हम थोड़ी पढ़ा रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल बच्चा करे, ये हमारी जिम्मेदारी है सिलेबस में डालने की। पढ़ाने के लिए हम आर्टिस्ट हायर कर लेंगे, जो भी आप सिलेक्शन करो उस समय ध्यान रखो कि जिसको मिनिएचर भी आता हो उसका सिलेक्शन करो। आप क्यों उनका सिलेक्शन तो उनका तो बैकग्राउंड देखो, पहले बिगड़ जाता है ना कि ये इसके पास पीएचडी नहीं है, इसके पास ये नहीं है। पहले फाइन आर्ट का एक नियम था जिसमें जो क्वालिफिकेशन जो होती थी उसके अंदर डिप्लोमा 5 ईयर या मास्टर्स डिग्री या ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जिसकी फैमिली से मतलब हेरिटेज उसका बैकग्राउंड है और उसमें उसको लिया जा सकता है, उसको लिया जा सकता है। उसकी पढ़ाई वढ़ाई के ऊपर कोई नहीं है, उसका एक्सपर्टी कितनी है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो सारी ये चीज थी, ये आज नहीं है। और ऐसे टीचर्स बड़ौदा के अंदर रहे हैं, मेरे को नाम नहीं ध्यान है। अभी म्यूजिक में घरानों का बहुत चलता है। हाँ हाँ, तो किसी भी घराने से म्यूजिक में देख लो घराना, मिनिएचर का भी घराना में बात वो शैली वो इसको कोई ना। अभी मैं जैसे बताऊं कि पंजाब ने इस मामले के अंदर बहुत बढ़िया स्टेप लिया और 2004 में वहाँ पे उनको उन्होंने बोला कि सुनील जी यार कुछ व्यवस्था करो, हमको तो यहाँ पे ये काम करवाना है। इन्होंने पूरा सिलेबस बना करके दिया, मिनिएचर के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, कैसे काम करना है और कैसे प्रैक्टिकल करवाना है। आखिरी टाइम तक वो पंजाब जा करके और 15 दिन की क्लास लेकर के आते थे। वो कोर्स उनका आज भी पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी में एज इट इज चल रहा है और केवल इकलौती आर्ट कॉलेज है वो जहाँ पे मिनिएचर का कोर्स चल रहा है, मिनिएचर पेंटिंग का। उनके समय में जो लोग वहाँ पे पढ़े, जिन्होंने कोर्स किया, पूरा किया, बाद में जो और क्वालिफिकेशन करनी थी वही करके आज वही लोग वहाँ पे जॉब में हैं, वो आगे की पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। केवल एक पंजाब बचा है जिसने ये इतने सालों से ये चीज़ निभा रखी है। अब वो आगे पता नहीं कब तक क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमने कोशिश भी कर ली, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। अब वो इसमें समझ से बाहर है कि किस तरह का इनिशिएटिव लिया जाए, कैसे किसको कहा जाए, कौन मानने वाला है, कौन हमारी बात को इतनी स्ट्रांगली सुन करके ये कोशिश करे कि हाँ चलो ठीक है एडॉक अपॉइंटमेंट करो प्रैक्टिकल के लिए, और ये जो थ्योरी तुम पढ़ा ही रहे हो थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल की ये व्यवस्था करो। वहाँ पे तुम्हारे को कागजी कार्रवाई देखने लग जाओगे तो कोई जो अभी कुछ भी नहीं करना सर, सिंपल ये वर्कशॉप चल रही है। हाँ, साधन की वर्कशॉप, कोई भी आर्टिस्ट हायर करिए, हाँ। साधन की वर्कशॉप करिए, बच्चा मिनिएचर को सीख लेगा, टेक्निक सीख लेगा, बिल्कुल। काम उसको हो जाएगा। बच्चों को क्या है 10 से मिनिएचर का इंट्रोडक्शन सीखने के अकॉर्डिंग हाँ। एक वर्कशॉप साधन की पर्याप्त है। बिल्कुल। हर बच्चा जो भी आता है ना उसकी गलती नहीं है, ये हाँ। गलती हमारे संस्थानों की है, संस्थानों की है, सिलेबस बनाने वाले प्रोफेसर की, क्योंकि उन्हें खुद को पढ़ाना नहीं आता, खुद को पढ़ाना खुद को नहीं आता, इसलिए वो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल। उनको अनभिज्ञ रख रहे हैं हाँ। इस कला से। वैसे आजकल यूजीसी ने अभी एक गाइडलाइन के हिसाब से दिया है जिसमें प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें जो स्पेशल एक्सपर्ट्स है ना, नहीं कोई बात नहीं, उसमें जो जिनके पास मतलब डिग्री नहीं है या बट दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, आई मीन वो दैट कम्स अंडर वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। प्रावधान ही है वो तो। प्रावधान ही है अब तो। अब वो कितना कागजों में है पर